नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आप अच्छे से भारतीय संविधान के बारे में समझ पाएँ। सबसे पहले संविधान का जिक्र होते ही हमारे दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि आखिर ये संविधान है क्या। तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा कानून, जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है, वो होता है सर्वोच्च कानून। और ये संविधान जो है वही तय करता है कि हमारे देश के नागरिकों का क्या अधिकार होगा, उनके क्या कर्तव्य होंगे, तथा सरकार किस प्रकार से शासन करेगी, सरकार कौन कौन से नियम चलाएगी। तो ये सारे जो विवरण हैं वो हमारे संविधान में दर्शाए गए हैं, ठीक है। और ये हमारा संविधान स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान क्या है। तो लिखा है कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है और यह देश के शासन की रूपरेखा तय करता है और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है, ठीक है। उसके बाद है कि संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून है, देश की शासन प्रणाली और शासन की संरचना तय करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और नागरिकों के मूल कर्तव्यों का निर्धारण करता है, देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करता है। संविधान हमारे देश को एक संगठित, सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने का आधार है, ठीक है। तो संविधान क्या है? संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब संविधान के बारे में तो हमने जान लिया। अब हमें ये जानना है कि आखिर संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था। क्या संविधान को बनाना ज़रूरी था? क्या संविधान लिखना ज़रूरी था? क्या हमारे राजा महाराजा, जिस समय हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन था, क्या उस समय पे संविधान नहीं था तो क्या उनका राज्य नहीं चलता था? तो ऐसा नहीं है। उनके भी कुछ अपने नियम थे, कुछ कानून थे, लेकिन भारत को सुगमतापूर्वक और अच्छे से देश की शासन व्यवस्था को, शासन प्रणाली को चलाने के लिए संविधान को बनाया गया है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि संविधान का पहला उद्देश्य क्या था कि न्याय मतलब होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह से न्याय प्राप्त करवाना, ठीक है। सामाजिक मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं, जितने लोगों के बीच हम रह रहे हैं, उन लोगों के बीच में न्याय प्राप्त करवाना, किसी के बीच भेदभाव ना हो। आर्थिक का मतलब जैसे किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास धन की कमी है, उस प्रकार से न्याय उपलब्ध कराना। और राजनीतिक मतलब राजनीति के क्षेत्र में न्याय स्थापित हो सके, ठीक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की, ठीक है। हमें संविधान में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किस किस चीज़ की? विचार की, हम खुल के अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। विश्वास की, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हर नागरिक को अपना विचार व्यक्त करने, अपनी बात कहने और किसी भी धर्म को मानने और उसकी पूजा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। तीसरा है समानता, अवसर की और कानून के समक्ष। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सभी नागरिकों को समान अवसर देना और कानून की नज़र में सभी को समान मानना और भेदभाव को समाप्त करना। मतलब जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति हैं तो दोनों को समान रूप से मानना ही क्या है? समानता है। दोनों को समान अवसर देना। चौथा है हमारा यहाँ पे बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। मतलब सभी नागरिकों में आपस में भाईचारा की भावना को बढ़ाना और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। इसका पांचवा उद्देश्य क्या था? संविधान का पांचवा उद्देश्य जो है वो ये है
सुनिश्चित करना व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, हर नागरिक का सम्मान, उनकी रक्षा करना, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत और सुरक्षित करना संविधान का उद्देश्य है। ठीक है, और इन उद्देश्य के माध्यम से ही संविधान एक न्यायपूर्ण, समान, स्वतंत्र और बंधुत्व पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। ठीक है, देखिए संविधान का महत्व ये है कि संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, याद रखिएगा कि सभी कानूनों की वैधता का आधार है। जितने भी कानून हैं उनका आधार यही है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। किसी नागरिक के अधिकार को अगर किसी व्यक्ति द्वारा हनन हो रहा है तो उसकी रक्षा हमारा कानून यानी कि भारत का संविधान करता है। शासन को सीमित करता है और जनता को शक्ति देता है कि वो अपनी सरकार खुद बना सके। न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को सुनिश्चित करता है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए। सबसे पहले तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ये एक लिखित दस्तावेज है और यह सबसे लंबा लिखित संविधानों में से एक है। ठीक है, तीसरा है मिश्रित, यानी कि इसमें विभिन्न देशों की संविधान की विशेषताएं जोड़ी गई हैं और इसे आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया गया तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन इसमें हो सकता है और इसे आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया जा सकता है और अब तक बहुत सारे संविधान संशोधन भी हो चुके हैं। ये बेसिकली लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ऐसी भावना है जिसमें जो जनता है, जनता के विचारों का मूल्य किया जाता है, उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, संविधान की संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये जो संविधान है हमारा 26 जनवरी 1950 के समय का संविधान है, जिसमें टोटल इसको 22 भागों में बांटा गया है। इसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे तथा 12 अनुसूचियाँ थी। परिशिष्ट 5 थे और इसमें संशोधन लगभग 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। संशोधन का मतलब है कि किसी भी कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करके उसमें नए कानून को जोड़ना या किसी कानून को हटाना। ठीक है, संशोधन अक्सर होता रहता है, इसीलिए अनुच्छेदों व भागों की संख्या भी बदलती रहती है। अब देखिए, संविधान की संरचना याद करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, देखिए 22, 395, 12, 5 और 100+। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 5 परिशिष्ट हैं और 100+ संशोधन इसमें हो चुके हैं। और इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि संविधान केवल शासकों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए भी है और यह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है और कर्तव्यों को याद दिलाता रहता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप उन्हें याद रखिए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसकी पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा में कुल बैठकों की जो संख्या है वो 11 है। इनमें कुल 11 बैठक हो चुके हैं तथा संविधान बनाने में लगा कुल समय है हमारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, कितना लगा है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। देखिए, ऊपर हमने संविधान की प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, अब यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रकृति ये है कि सबसे पहले तो वो एक रिटेन है। इसका मतलब संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सभी नियम और प्रावधान लिखे गए हैं। दूसरा ये है कि इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का भी विभाजन किया गया है ताकि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हावी ना हो और दोनों अपने अपने कार्यों को अच्छे से जिम्मेदारीपूर्वक निभा पाएँ और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा
उसके बाद है सर्वोच्च, यानी कि संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून है और कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध अगर जाएगा तो उसे अमान्य यानी कि शून्य माना जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि संविधान जो है वो देश का सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा नियम है। इसके ऊपर कोई नियम नहीं है। जो भी कार्य देश में संचालित होंगे वो संविधान के अनुरूप ही होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है। चौथा है हमारा लचीलापन। देखिए, संविधान में संशोधन करना अपेक्षाकृत बहुत आसान है। इसमें बहुमत से लेकर के विशेष बहुमत तक विभिन्न प्रकार के संशोधन संभव हैं। कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनमें साधारण बहुमत से हो सकते हैं, लेकिन कुछ संशोधन जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये सब कार्य हमारे संसद में संपन्न होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे वाले क्लासेस में समझेंगे। ठीक है। अभी ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम संविधान का बस परिचय जानेंगे। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 5वां है कि संविधान जो है वो विश्व में सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है तथा इसके विस्तार से विभिन्न विषयों और प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। अर्ध कठोर, इसका मतलब न तो इसे बहुत कठोर बनाया गया है और न ही इसे बहुत लचीला बनाया गया है। कुछ मामलों में इसमें संशोधन की प्रक्रिया होती है और कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया की भी आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये है कि न ज़्यादा इसे बहुत हार्ड बनाया गया है, न ही इसे बहुत सॉफ्ट बनाया गया है, मीडियम में है ये। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि संविधान किसे कहते हैं और इसकी क्या परिभाषा है। हमने ऊपर पढ़ा कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो देश की शासन व्यवस्था चलाने में और देश के नागरिकों को सम्मान, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और बहुत सारे अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। हमने पढ़ा ऊपर कि इसके उद्देश्य हैं व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना तथा बंधुत्व स्थापित करना, एकता और अखंडता स्थापित करना। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करिए। तो हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं ये हैं। सबसे पहले तो ये एक लिखित संविधान है जिसमें लिखित भाषा में सब उपलब्ध हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि संविधान में संशोधन भी हम कर सकते हैं, जिसमें साधारण बहुमत से लेकर के और विशेष बहुमत तक का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है कि लिखित संविधान की कोई 3 विशेषताएं बतलाइए। तो लिखित संविधान की 3 विशेषताएं ये हैं कि इसमें सभी मूल्यों का, सभी नियमों का उल्लेख बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया गया है, जिससे संविधान को समझने में आसानी होती है। ठीक है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें सारे नियम और कानून का जिक्र इस प्रकार से किया गया है ताकि हर व्यक्ति इसे आसान भाषा में समझ पाए। ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लेख करें। तो मौलिक अधिकारों के बारे में हमें आगे वाले क्लासेस में पढ़ना है, जिसमें बेहतरीन ढंग से आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। संविधान को कठोर और लचीला दोनों क्यों कहा जाता है। ठीक है। ये आपका 7वां प्रश्न है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान को न तो ज़्यादा हार्ड बनाया गया है, न ही ज़्यादा लचीला बनाया गया है, इसे मीडियम में बनाया गया है ताकि हर व्यक्ति इसे समझ पाए। ठीक है। इसीलिए इसे कठोर और लचीला दोनों कहते हैं। इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं तथा विशेष बहुमत से भी किया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जो 8वां क्वेश्चन है इसके बारे में हम कल का जो हमारा क्लास होगा पार्ट 2 उसमें बताया जाएगा। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस विशेषता को दर्शाती है। तो इसके विषय में भी हमारे नेक्स्ट क्लासेस जो हमारे आगे होंगे उनके बारे ये क्वेश्चन उनमें बताए जाएंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का क्या उल्लेख है, कोई 3 लिखिए। तो ये DPSP का जो सिद्धांत है, राज्य के नीति निदेशक तत्व,
कि आपके आगे वाले क्लासेस में होंगे। भारतीय संविधान की उत्पत्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, संक्षेप में लिखिए। ये सब क्लासेस जो है वो आगे वाले क्लासेस में हमारे अपलोड होंगे। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देती हूँ कि भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे हैं और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। पर इसका जो लागू होने का जो डेट है वो है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। इसी दिन को हम लोग अपने देश के गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आंसर भी दे दिया गया है। और अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में PDF टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूँगी। PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम आज की इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तथा जाने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग भी चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।